करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी, एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है उसको लेके। और रिपोर्ट क्या है कि ये कहा जा रहा है कि पहली बार जो है वो इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा जो है वो एटमी हथियार बना चुका है। तो इस रिपोर्ट को लेके डिस्कस करते हैं। आर्म रेस इन साउथ एशिया, आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझिए, ठीक है। इंडिया लीड्स पाकिस्तान इन न्यूक्लियर आर्म्स, कि इंडिया जो है वो पहली बार हिस्ट्री के अंदर क्या कर रहा है जी, लीड कर रहा है न्यूक्लियर आर्म्स के अंदर पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान से ज्यादा उसने जो है वो कीमियाई हथियार बना लिए और पाकिस्तान ने कम बनाए। हालांकि इससे पहले ये होता था कि जब भी रिपोर्ट आती थी पाकिस्तान के जो है वो कुछ वॉरहेड्स ज्यादा होते थे, लेकिन इस बार रिपोर्ट आई है तो कहा जा रहा है इंडिया के वॉरहेड ज्यादा हैं। तो थोड़ा सा इनकी कैपेसिटीज को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब पाकिस्तान, आपको पता है साउथ एशिया के अंदर दो ही कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर पावर रखते हैं, एक जो है वो पाकिस्तान है और दूसरा जो है वो इंडिया है, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो क्लेम करते हैं कि भाई वो दोनों ही सुपर पावर हैं और अल्टीमेटली जो है वो अपनी पावर को दिखाते भी रहते हैं वक्तन फवक्तन कि कैसे वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब जब से धमाके हुए, एटमी धमाके, यानी 1998 से बात की जा रही है कि 1998 के बाद से फिलहाल पाकिस्तान जो है वो लीड कर रहा था कीमियाई हथियारों के अंदर, या न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं उनको डील करने में ज्यादा पाकिस्तान के पास थे। तो अब जो है वो कम हो गए हैं। अब ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट है जी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जिसको SIPRI जो है वो कहा जाता है, इसने ये रिपोर्ट जो है वो इशू की है, जिसमें ये कह रहा है कि इंडिया के पास ज्यादा है, पाकिस्तान के पास कम वॉरहेड्स हैं न्यूक्लियर, और ये मार्जिन जो है वो अभी जो है वो अचानक से चेंज हो गया। इसका मतलब इंडिया जो है क्या कर रहा है, मुसलसल जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या कह रही हैं, इसको जरा समझते हैं। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स, ये रिपोर्ट की आई है जी ईद की हॉलीडेज के ऊपर। ये जो ईद उल अजहा गुजरी है इसकी हॉलीडेज में जो है ये रिपोर्ट आई है, और इसमें ये कहते हैं कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, और वो इंटेंसिफाई कर रहे हैं इस जियोपॉलिटिकल टेंशन को। कि ये जो रिपोर्ट आई है ये बता रही है कि भाई जब इंडिया बना रहा है तो इसका मतलब इंडिया क्यों बना रहा है? इसलिए बना रहा है कि जाहिर बात है पाकिस्तान या चाइना का मुकाबला कर सके। तो रीजन के अंदर एक बैलेंस जो है, या जो डिटरेंस है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। कि डिटरेंस का मतलब यही है कि भाई एक के पास जो मौजूद है दूसरे के पास भी वही हो, तभी जाके आपकी डिटरेंस होगी। तो एक के पास अगर ज्यादा क्वालिटी है तो दूसरे की डिटरेंस वीक हो गई है, ठीक है। तो इसलिए अब यहां पे प्रॉब्लम है कि इंडिया आगे जा चुका है, तो अब इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब हिस्टोरिकली अगर ये रिपोर्ट बताती है कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें, ये SIPRI क्या कहती है कि भाई जो फिसल मटेरियल है वो पाकिस्तान जो है उसमें लीड कर रहा था पहले, ठीक है। और पाकिस्तान के पास जो है वो वॉरहेड या न्यूक्लियर आर्सेनल जो है ज्यादा थे। कितने ज्यादा थे? कोई बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन 5 से 10 वॉरहेड जो है या 5 से 10 वेपन्स जो है वो पाकिस्तान के पास ज्यादा थे इंडिया के मुकाबले में। ये रिपोर्ट ये बताती है हिस्टोरिकली। लेकिन अब 2023 के बाद से जो है चीजें चेंज हो गई हैं, और 2023 के बाद से इंडिया जो है वो मार्जिन ले गया इसके ऊपर, और इंडिया के पास जो है वो ज्यादा हो गया और पाकिस्तान पीछे रह गया इस आर्म की रेस के अंदर, ये भी कहा जा रहा है। अच्छा, रिपोर्ट मजीद क्या कहती है जी? रिपोर्ट की जो असेसमेंट है, उसकी असेसमेंट में फिलहाल तो ये नहीं बताया गया कि भाई असेसमेंट कैसे की गई है, लेकिन जाहिर बात है उनका जो एक प्रॉपर वे है, जैसे वो सैटेलाइट की इमेजेस वगैरह इस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं। सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू जो चीज़ें आई हैं उसमें ये पता चला है कि भाई जो इंडिया है उसकी यूरेनियम इनरिचमेंट की फैसिलिटीज़ भी बड़ी हैं, और प्लूटोनियम प्रोडक्शन जो है उसके प्लांट्स भी वो बड़े हैं, ठीक है। तो जिससे जाहिर बात है उनके ऑपरेशंस बड़े हैं। तो जब उनके ऑपरेशंस बड़े हैं तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने आगे ही जाना था, ज़्यादा चीज़ें ही तैयार करनी थी। अब जो SIPRI है वो ये बता रही है कि भाई ये जो मेथडोलॉजीज हैं जिनको वो अप्लाई करते हैं ये चेक करने के लिए कि कौन से मुल्क के पास कितने वॉरहेड्स हैं, कैसे हैं, वो फिलहाल वो क्लियर नहीं कर रहे। वो सिर्फ यही कहते हैं कि हम भाई सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू या जो अपने जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू ये चीजें पता करते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अल्टीमेटली इससे कोई पूछ भी नहीं सकता कि आपको कैसे पता चला। लेकिन इसकी जब की फाइंडिंग आई है, जब इसकी फाइंडिंग आई है, ना तो पाकिस्तान ने और ना ही इंडिया ने कभी ये कहा कि भाई आप गलत कह रहे हो, और इसके ऊपर भी दोनों ने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हो। उसका मतलब यह है कि इंडिया वाकई में पाकिस्तान से जो है वो आगे निकल चुका है इस रेस के अंदर, आर्म रेस के अंदर, जिसमें पाकिस्तान अभी लीड कर रहा था फिलहाल। तो अब न्यूक्लियर प्रोग्राम तो आपको पता है दोनों का ही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम दोनों ही जो है वो लीड कर रहे हैं, और दोनों ही जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई वाकई में उनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं। अब अगर हम देखते हैं इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल मोटिव्स की रिपोर्ट मजीद क्या बता रही है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये बने ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। तो ये सबसे खतरनाक चीज है। एक है सिक्योरिटी की मोटिव से अगर बने हैं ना, सिक्योरिटी के थ्रेट के लिहाज से, फिर तो ठीक है, फिर इसका मतलब यह है कि इस्तेमाल भी कब होंगे जब सिक्योरिटी का कंसर्न होगा। लेकिन अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बने हैं तो वो तब इस्तेमाल होंगे जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई ना कोई चीज जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी। समझ रहे हैं ना? तो ये बिल्कुल आपको नजर आ रहा है कि भाई जब भी
इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर खास करके तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, तो इसका मतलब कभी ना कभी इलेक्शंस होंगे और वहां पे अगर वो उनको हार नजर आ रही होगी तो वो सीधा उठा के पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सिक्योरिटी के कंसर्न के बिना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट क्या बता रही है कि भाई जो साउथ एशिया के अंदर न्यूक्लियर कैपेसिटीज हैं ये कब बनी है? सबसे पहले इंडिया ने 1974 के अंदर जो है फर्स्ट न्यूक्लियर अपना जो प्रोग्राम स्टार्ट किया या फर्स्ट धमाका किया, उसके बाद 1998 में दोनों ने किए, ठीक है। तो वहां से ये जो रेस चली आप देख लें, अगर हम देखते हैं तो वाकई में हमें नजर आता है कि यहां पे सियासी तौर पे इसको ज्यादा लिया गया, ना कि हम ये कहें कि सिक्योरिटी मोटिव से लिया गया, कि यहां पे भी भाई नवाज शरीफ साहब आज भी उसको कैश करवाते हैं कि मैंने जो है वो धमाके करवाए हैं। अगर वो सिक्योरिटी के लिए होते तो वो इदारों के लिए होते, फिर उन्हें बात करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये मैसेज देने का पर्पस बार बार यही होता है कि भाई वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो ज्यादा थ्रेटनिंग है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की चाहे वो एयर हो, एयरफोर्स की हो, या ग्राउंड हो, या सी बेस हो, यानी तीनों फोर्सेस जो हैं उसके अंदर वो पाकिस्तान से इस टाइम पे जो है वो आगे है। और इस टाइम पे जो रिपोर्ट आई है, और उसने क्या किया जी, उसने अपने आप को जो है मजीद स्ट्रांग कर दिया और वो अपने आप को मजीद जो आगे लेके जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि इंडिया के पास लार्जेस्ट इंडिजियस यूरेनियम रिजर्व्स हैं, ठीक है जी, कि यूरेनियम जो सबसे बेसिक चीज है इन न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए इंडिया के पास वो सब ज्यादा मौजूद है। और साथ में इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो नेशनल जो हम पूरे का पूरा सिस्टम को मैनेज करता है एनर्जी के, ठीक है जी, उससे भी वो हेल्प ले और साथ में उसको मजीद आगे लेके जाए, तो इसलिए इसको ज्यादा फायदा हो रहा है। तो जो नेशनल सप्लाई ग्रुप है NSG जो है, ठीक है, 2008 में इसके साथ भी इंडिया का मुआहिदा हुआ हुआ है। गो कि अभी तक इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं है, ना NPT के मेंबर हैं पाकिस्तान इंडिया, ना इसके मेंबर हैं। समझ रहे हैं बात को? नॉन प्रोलिफरेशन के जो पूरे का पूरा एक आपको पता है ट्रीटी है, उसके मेंबर ये दोनों नहीं है। तो ये जो NSG है इसको भी इसीलिए बनाया गया था कि भाई ये जो एनर्जी की ट्रांसफर है, जो एटमी हथियार वगैरह हैं वो ट्रांसफर ना हो, लेकिन पीसफुल पर्पसेस के लिए आप जो है वो एटमी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोनों इसका हिस्सा नहीं है, तो इसलिए उसके थ्रू भी इंडिया को कहीं ना कहीं मदद मिल रही है, इस वजह से वो इसमें आगे है। अब डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स की अगर थोड़ा सा बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है जी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो मौजूद हैं। लेकिन अगर डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो डिप्लॉयमेंट में यहां पे क्वेश्चन आ रहा है। डिप्लॉयमेंट में क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि अब पहले ये होता था कि जब जंग होती थी या जंग के हालात बनते थे तो तब वेपन्स को डिप्लॉय किया जाता था। डिप्लॉय का मतलब ये है कि वो आप फिक्स करके रख दें कि भाई जैसे ही जंग हुई, ऐलान हुआ, तो आपने क्या किया जी, बटन प्रेस कर दिया, आपने ऑर्डर दे दिया और वो जाके दुश्मन के मुल्क में गिरा। लेकिन पहले ऐसा होता था। अब ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट हो रहा है कि इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी को शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद उसने कुछ ऐसे मॉडर्न वॉरहेड्स बनाए हैं जो प्री अटैच्ड है, जो पीस के भी टाइम पे जो है वो पहले से अटैच किए हुए हैं ड्यूरिंग देयर पीस टाइम। तो ये सबसे ज्यादा थ्रेटिंग बात है कि भाई अब अगर अमन है तो तब भी जो है उसके वॉरहेड्स रेडी हैं, सारे नहीं, कुछ जो है रेडी हैं, तो वो किसी भी टाइम पे अटैक कर सकता है और उसको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी उनको मोबिलाइज करने में। अच्छा, पाकिस्तानी स्टॉक पाइल की बात करते हैं, पाकिस्तान के जखीरे की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद इंडिया की थोड़ा सा समझते हैं। अब जनवरी 2024 जो है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की जो है ये रिपोर्ट बता रहा है कि पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स हैं। वॉरहेड्स का मतलब होता है ये जो आपके पास होते हैं मिसाइल वगैरह होते हैं, इस तरह की जो कैपेसिटीज होती हैं जो उठा के लेके जाती हैं इनको, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, सारे का सारा गोला बारूद उठा के फेंकती हैं दूसरे ममालिक में, तो इनको वॉरहेड्स कहा जाता है। तो 170 वॉरहेड्स हैं पाकिस्तान के पास, ठीक है, ये कहा जा रहा है। अच्छा, अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है उसको अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो फिलहाल इसके अंदर जो है वो इमरजेंसी न्यूक्लियर टाइड मौजूद है, यानी तीनों लेवल के ऊपर, आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी इमरजेंसी वेपन्स हमारे पास न्यूक्लियर मौजूद हैं। इसी तरह से एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं जो कि इनको उठा के फेंक सकते हैं इंडिया के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर। इसी तरह से ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स भी मौजूद हैं जो कि जमीन से मार करेंगे, जमीन के ऊपर। आप अक्सर सुनते होंगे जमीन से मार करने वाला, जमीन पर जो पाकिस्तान का जो है जी, उसने पाकिस्तान ने रॉकेट का तजर्बा कर लिया, साथ साथ सुनते हैं। और सी लॉन्च क्रूज मिसाइल भी मौजूद है जो समंदर के अंदर से होंगे, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर डाउट कहा जा रहा है कि भाई शायद पाकिस्तान अभी इतनी कैपेबल नहीं हुआ कि वो समंदर से, उसके पास ऐसी सबमरीन नहीं है कि जो सबमरीन से ही लॉन्च कर सके, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पास तैयारी मौजूद है। ठीक है जी, तो ये इसकी डेवलपमेंट के हवाले से जो कहा जा रहा है कि अगले 10 साल के अंदर, अगले नेक्स्ट डिकेड के अंदर पाकिस्तान इनको मजीद जो है वो एडवांस करेगा इन तीनों टायर्स के अंदर, एयरफोर्स, नेवी और उसके अंदर आर्मी के अंदर। मिलिट्री डॉक्ट्राइन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया को थोड़ा सा समझते हैं ताकि आपको मजीद थोड़ा समझने में आसानी हो।
अब जो पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्राइन है वो नो फर्स्ट यूज है फिलहाल, लेकिन फिलहाल इसको अभी ओपन नहीं किया हुआ, कहा जा रहा है इसके ऊपर फिलहाल कंफ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर, इसको कहा जाता है NFU। इस पर मैं आपका 1 मिनट लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसका मतलब क्या है। देखिए न्यूक्लियर कैपेसिटी बहुत ही खतरनाक चीज है, ऐसा ही है। अब ऐसा है कि सपोज करें कि ये एक मुल्क है A, या इसे आप मान लें ये पाकिस्तान है और ये है इंडिया, ठीक है जी, या इसको इंडिया मान ले और ये पाकिस्तान मान ले। अब ऐसा है कि जो फर्स्ट यूज के नो फर्स्ट यूज है और फर्स्ट यूज है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हम जब भी जंग होगी तो हम पहले जो है वो एटमी हथियार यूज करेंगे, तो पहले एटमी हथियार यूज करने का मतलब ये है कि वो एटमी हथियार है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बने हुए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता हवा में जो है वो रॉकेट छोड़ दिया डज गुलेल की तरह, ऐसा तो नहीं है। उनको फिक्स करके जो है वो टारगेट किया जाएगा ना कि भाई यहां पे ये उनकी लेबोरेटरी है, ये उनके आर्म फोर्सेज हैं, यहां पे उनका अड्डा है, यहां पे आपको अटैक करना पड़े। तो अब ये जो अटैक करना पड़े इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो फिक्स करके कर रहे हैं तो इससे इंडिया दूसरी कैपेसिटी के काबिल रहेगा ही नहीं, समझ रहे हैं? इंडिया पहले ही वॉर में खत्म, अब उसकी सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी नहीं होगी, अगर हुई भी तो कितनी होगी। अब एक बंदे को आप इतने जोर का थप्पड़ मारते हैं, वो नीचे पड़ा हुआ है तो वो उठेगा, मुश्किल से उठ के आपको कितना थप्पड़ मारेगा? जीत तो वही गया जिसकी पहले यूज किया। तो फिलहाल 2010 से पहले पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी थी, लेकिन कहा जा फर्स्ट यूज पॉलिसी थी या हिडन थी कि भाई पाकिस्तान यूज कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। अभी भी ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान ने इसको क्लियर नहीं किया हुआ, लेकिन ये इल्जाम लगाया जाता है कि 2010 में आसिफ जरदारी साहब ने इस पॉलिसी को चेंज किया और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कर दिया कि भाई अगला हमें तबाह करके चला जाए, हम जब वो पहले इस्तेमाल वो करेंगे और फिर हम जवाब देंगे। नॉर्मल जंगों में तो ये होता है कि हम रिटेलिएट करेंगे, कि आप अगर हम पे जंग मुसल्लत करेंगे तो हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, ये तो समझ आती है। लेकिन मुमालिक में ऐसा नहीं होता कि ऐसा कहते हैं ना पहल आपने की है भाई, पहल आपने किया, अब हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल जैसे फिलिस्तीन और गजा की वॉर के अंदर है। तो आप सोचें अगर गजा के पास एटमी हथियार होते और अगर वो फर्स्ट स्ट्राइक करता, 4000 जो उसने रॉकेट लॉन्च किए हैं, तो क्या इजराइल का इस टाइम पे दाना भी बचा हुआ होता? तो वो तो सेकंड स्ट्राइक के काबिल ही ना रहता। इसलिए जो एटॉमिक वॉर्स होती हैं उनमें फर्स्ट स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी होना उससे भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपने अपने वॉर हेड्स छुपा के रखे में इतनी कैपेसिटी आपकी है कि आप एक अटैक हो जाता है तो आप फिर भी रिस्पॉन्ड कर सको, लेकिन ये बहुत कम मालिक के पास होता है। तो फिलहाल पाकिस्तान की पॉलिसी वाजे नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंगली। और इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है वो जी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि 1999 में इंडिया की भी ये स्ट्रेटेजी थी कि भाई वो फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यानी पहले उन्हें कोई मारेगा फिर वो मारेंगे। फिर थोड़ा सा उन्हें समझ आई तो 2003 के अंदर उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज किया और थोड़ा रिविजिट किया कि रैपिड मिलिट्री मोबिलाइजेशन हम करेंगे, कि भाई अगर हम पे अटैक होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रैपिड मिलिटराइजेशन करेंगे और हर साइड से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सबको एकदम से जो है वो अटैक पे लेके आएंगे और अगले को नुकसान पहुंचाएंगे। इसको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का नाम दिया उन्होंने। और साथ में आपने सुना लास्ट टाइम उनका जो है डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि भाई हम फर्स्ट यूज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। तो फिलहाल इंडिया के पास ये कैपेसिटी ज्यादा है, सेकंड यूज की पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान न्यूक्स कैपेसिटी की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेसिटी कितनी है, जो एयर डिलीवर्ड है यानी एयरफोर्स की जो पहली कैपेसिटी है उसकी बात करते हैं तो पाकिस्तान का अगर इस टाइम पे बात करें तो पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ जो है वो एयरफोर्स के पास मौजूद है कैपेसिटीज, जिसमें आप देखें RAAD है जिसको हतफ-8 कहा जाता है। इसी तरह से न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब पाकिस्तान के पास इसका पूरे का पूरा जखीरा मौजूद है, ठीक है जी, और ये स्मॉल लेवल के ऊपर है, बिग लेवल के ऊपर भी है। इसी तरह से क्रूज मिसाइल्स हैं, ठीक है जी, क्रूज मिसाइल्स पाकिस्तान ने डेवलप किए हैं, इसमें हतफ-8 भी हमारा एक क्रूज मिसाइल है। इसी तरह से स्टैंड ऑफ की कैपेसिटी पाकिस्तान के पास PF के पास मौजूद है, जिसमें 350 से लेके 650 किलोमीटर तक की रेंज है, जो कि इंडिया के लिए इनफ है, ठीक है। इसके अलावा जी मरेंज 3 और मर्ज 5 जो है ये भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसी तरह F-16 है, F-17 है, ये पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये सारे के सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकते हैं, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेसिटी है, ठीक है। और न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तान के पास जो है मौजूद है फिलहाल कहा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर डाउट है। अच्छा, अब दूसरी साइड पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की लैंड बेस की, यानी पाकिस्तान की आर्मी क्या कैपेसिटी है, तो आर्मी के पास कहा जा रहा है जी एस्टिमेटेड 126 शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं, ठीक है जी। मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के पास 126 के करीब जो है शॉर्ट भी है, मीडियम भी है, लॉन्ग रेंज फिलहाल उस तरह से नहीं है, ठीक है। और इसमें सेवरल जो है वो ऑपरेटिंग मिसाइल सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान के पास। इसमें पाकिस्तान के पास सॉलिड फ्यूल्डेड शाहीन भी मौजूद है, यानी जिसके अंदर सॉलिड जो है वो मटेरियल शामिल किया जाएगा, उसका जो
ताकत दी जाए, उसको कोयला वगैरह या इस तरह आप कह लें। और लिक्विड फ्यूल भी मौजूद है जो कि इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है जी, हाइड्रोजन वगैरह की तरह या लिक्विड वगैरह की तरह जो है वो, और गोरी मिसाइल जिसकी एग्जांपल दी जाती है। इसी तरह से शाहीन 3 भी पाकिस्तान के पास मौजूद है जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है, लेकिन फिलहाल इसको उस तरह से अभी डिप्लॉय नहीं किया गया, इसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान MIRV के ऊपर भी काम कर रहा है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल जो है वॉरहेड्स ले जाने काबिल। अब देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आएगा ये रॉकेट एक बड़ा मोटा सा रॉकेट है और उसके आगे 4 से 5 वॉरहेड्स लगे हुए हैं। तो रॉकेट एक ही लॉन्च होगा लेकिन वो मल्टीपल वॉरहेड्स आप उसके अंदर टारगेट सेट कर देंगे तो एक ही रॉकेट के थ्रू जो है वो 6 जगह पे अटैक हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है और ये इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि रशिया के पास और अमेरिका के पास मौजूद है। तो कहा जा रहा है पाकिस्तान भी किसी न किसी तरह इस पे काम कर रहा है और अबाबील मिसाइल जो है इसके ऊपर डेवलप कर रहा है पाकिस्तान कि अगर वो डेवलप हो गए तो ये एक शानदार किस्म का शाहकार होगा। फिर पाकिस्तान की अगर सी बेस की बात करते हैं न्यूक्लियर कैपेसिटी की, तो सी बेस भी है जिसमें बाबर 3 पाकिस्तान के पास सबमरीन मौजूद है जो पाकिस्तान ने लॉन्च की है जी। ये जो पाकिस्तान की बाबर 3 है ये सबमरीन ऐसी है जो क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकती है, यानी समंदर के पानी के अंदर होती है सबमरीन, तो वहां से ये लॉन्च करेगी, ठीक है। और पाकिस्तान इसके अलावा जो है वो अगस्टा 90B जो है, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है सामने अगस्टा 90B, ये भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है और ये भी पाकिस्तान की नेवी के पास मौजूद है। और पाकिस्तान अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी को बेहतर कर रहा है क्योंकि ये जो सबमरीन्स होती हैं जो समंदर के अंदर रह के अटैक करती हैं तो बेसिकली इनको सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी माना जाता है कि फर्स्ट स्ट्राइक तो आपने कर दी, वो तो सामने सामने अटैक हो गया, लेकिन अब समंदर के अंदर अगला आपको टारगेट करके नहीं मार सकता, उसके लिए आसान नहीं है, तो आप वहां से जो है वो अटैक कर सकते हो उसके ऊपर सेकंड स्ट्राइक के लिए आप उसके बॉर्डर के ऊपर खड़े होगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अब पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है, अब ये रिपोर्ट के थ्रू बताया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से इंटरनेशनल कैंपेन जो है कि न्यूक्लियर जो वॉर जो अबॉलिश करना है न्यूक्लियर वेपन्स को, वो 2016 के अंदर इसके ऊपर बातचीत की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने भी इसको जो है वो नहीं माना या इंडिया की तरफ से भी, तो दोनों ही जो इस बात को फिलहाल नहीं मानते और ये अपना असला जो है वो फैलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल अगर मिलिट्री स्पेंडिंग्स की बात करें तो पाकिस्तान 10% जो है वो मिलिट्री स्पेंडिंग करता है, या आप ये कह लें 2023 की जो इनकी रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि पाकिस्तान ने $1 बिलियन जो है वो इसके ऊपर खर्च किए, जो कि पर मिनट कितने बन रहे हैं, पर मिनट बन रहे हैं $1924। अंदाजा कर लें कितना ज्यादा हमें कॉस्ट आ रही है। अगर यही पैसा हम बाकी हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर लगाएं तो इस टाइम पाकिस्तान अमेरिका को या यूरोपियन स्टेट से भी आगे जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की बदकिस्मती है कि पर मिनट जो है वो $2,000 सिर्फ एक दूसरे के मुकाबले के लिए लगाए जा रहे हैं, वो भी वॉर्स के ऊपर जिसका किसी को फायदा नहीं है। अच्छा, अब पाकिस्तान की कैपेसिटी की देखिए, इंडिया की बात करते हैं तो जनवरी 2024 के अकॉर्डिंगली ये जो रिपोर्ट है SIPRE की, ये क्या बताती है कि इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास 170, इंडिया के पास 172, यानी वो 2 का उससे लीड हो गई है, ठीक है जी। और थोड़ा सा ही जो है वो आगे पाकिस्तान से निकला, लेकिन इसका मतलब ये है कि मुसलसल डेवलप कर रहा है और मजीद अब आगे निकलेगा, ठीक है। और इंडिया जो है उसकी भी जो है वो न्यूक्लियर टायर्स मौजूद है, यानी कि तीनों लेवल के ऊपर उसकी मौजूद है, आर्मी भी, नेवी भी और एयरफोर्स की भी उसकी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। उसके अंदर अगर हम देखते हैं जो एयरक्राफ्ट्स भी हैं, अच्छा जी, लैंड बेस्ड मिसाइल्स भी मौजूद हैं उनके पास, और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी उनके पास मौजूद हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और ट्रेडिशनली ये कहा जाता है रिवायती तौर पे कि इंडिया जो है उसका जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वो लॉन्च करता है जी सेपरेट, जो है वो पीस टाइम के दौरान रखता है, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने ऐसे बनाए हैं जो पीस टाइम के दौरान भी वो ऊपर रखे रहेंगे और किसी भी टाइम पे उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर मजीद देखते हैं जी तो इंडिया और पाकिस्तान जो है, अब इंडिया डेटर तो करता है पाकिस्तान को कि वो इसलिए वेपन्स बना रहा है कि पाकिस्तान से अपने आप को बचा सके, लेकिन अब इंडिया का साथ में चैलेंज चाइना भी है, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए बना रहा है। और इसका एग्जांपल ये मिलता है हमें कि इंडिया शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है जो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होंगे क्योंकि बॉर्डर मिले हुए हैं, लेकिन वहीं पे वो लॉन्ग रेंज भी बना रहा है जो वो चाइना के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये जो है वो कहा जा रहा है कि भाई वो चाइना को भी सामने रख के अपने आप को डेवलप कर रहा है, इसलिए वो आगे जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है जो 1999 में थी, जिसको 2023 में उसमें चेंज कर दिया, तो उसके तहत वो ये कह रहे हैं कि हम कभी भी फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें थ्रेट होगा, ठीक है, जब भी हमें लगेगा कि कोई हम पे अटैक करे तो हम उस पर यूज करेंगे। इंडियाज एयरबॉर्न की अगर हम बात करते हैं कि भाई इंडिया के एयरफोर्स के पास क्या क्या ताकत है, तो उसमें ये कहा जा रहा है जी मिर्च 2000H इसके पास मौजूद हैं, अच्छा जी, जैगर IS मौजूद है इसके पास, राफेल मौजूद है, ठीक है, और 48 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स जो हैं वो मौजूद हैं इसके पास। और इसी तरह से लैंड बेस्ड मिसाइल आर्सनल की अगर हम बात करते हैं जमीनी की, यानी कि जो जमीन के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है इंडिया के पास, ठीक है, अग्नि P मौजूद है इंडिया के पास, तो ये भी मौजूद है। इसी तरह से सी बेस्ड अगर हम बात करते हैं समंदर की नेवी की, तो उसमें 4 to 6 SSBN मौजूद है, यानी सबमरीन्स मौजूद हैं
जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को अटैक करेंगे। अब देखिए ये सब मेरीन है इस पिक्चर के अंदर, और ये समंदर के अंदर है, और ये सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां से इन्होंने क्या किया जी, ये रॉकेट लॉन्च किया और अब ये जाके किसी पे भी गिरेगा और वहां पे तबाही करेगा। ठीक है, इस तरह से इनके पास मौजूद हैं। और अब इंडिया के पास ये इस रीजन के अंदर पहला मुल्क है चाइना के बाद जिसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज उसके पास मौजूद है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब वो दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अभी ये मौजूद नहीं है। ये अफसोस की बात है। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये है कि हम मजीद बजट यहां पे लगाएं और मजीद अपनी सत्यानाश करें। इंक्रीजिंग द रेडीनेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपने आप को बिल्कुल तैयार रखा हुआ है जी कि भाई किसी भी टाइम पे अगर वो समझेगा तो उन्हें इस्तेमाल कर सकेगा। और इंडिया के अगर हम खर्च की बात करते हैं तो 2.7 बिलियन डॉलर्स जो है वो इंडिया ने खर्च किए 2023 के अंदर, जो कि पर मिनट $5057 बनते हैं। पाकिस्तान के 1900 बन रहे हैं और इनके 5000 बन रहे हैं, तो इतना ये खर्च कर रहे हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको पता है इस टाइम पे 9 जो है वो न्यूक्लियर आर्म्ड रेसेस मौजूद हैं। अमेरिका है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है और नॉर्थ कोरिया और साथ में इजराइल है। नॉर्थ कोरिया और इजराइल को तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन जाहिर बात है इनके पास जोहरी वेपन्स मौजूद हैं। अब ये सब के सब ही ये कहा जा रहा है कि अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपने आर्सनल्स को और न्यूक्लियर कैपेसिटी को या न्यूक्लियर कैपेसिटी सिस्टम को जो है मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ग्लोबली अगर टोटल नंबर्स देखते हैं न्यूक्लियर वॉर हेड्स की तो वह 12,121, जो इस मुल्क को, इस दुनिया को तबाह करने के लिए बहुत काफी हैं, जिनमें से 9,585 जो हैं वो मिलिट्री स्टॉक पाइल्स हैं जो कि रेडी हैं, किसी भी टाइम पे यूज हो सकते हैं। और इनमें से 2100 वो हैं जो इंतहाई हसास हैं। ठीक है जी, जो हाई ऑपरेशनल अलर्ट के ऊपर मौजूद हैं 2100, उसमें से रशिया के पास भी मौजूद है, यूएस के पास भी मौजूद है और चाइना के पास भी मौजूद है जो हाई अलर्ट के ऊपर है। पाकिस्तान का नंबर नहीं आया यहां पे। ठीक है, और अगर हम देखते हैं तो ये किस तरह से मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अब ये सारे ममालिक जो है अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जिसको अपग्रेड कर रहे हैं, एक तो अपने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको, और साथ में जो मजीद डेवलप कर रहे हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर लेके जा रहे हैं। और खास करके मल्टीपल इंडिपेंडेंट जो है वो टारगेटेड के ऊपर अब ज्यादा काम हो रहा है। जो एक ही रॉकेट जो है मल्टीपल जो है वो अटैक एक ही रॉकेट करेगा, लेकिन 10 उससे वॉर हेड्स निकल के, इसका मतलब 10 रॉकेट जितना नुकसान पहुंचाएगा। समझ गए? तो ये कहा जा रहा है। तो ये रिपोर्ट है जी जो पब्लिश हुई है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। तो आपको अंदाजा हो गया होगा किस टाइम पे खित्ते के अंदर जो है किस तरह से जो है वो कोशिश की जा रही है एक दूसरे के ऊपर हथियारों की सबकत की, और ये किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।